बारिश में ससुराल वालों ने खाए समोसे। पूनम जल्दी से 2 रोटी निकाल के दे दे, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। पूनम रसोई में जाती है जहां वो रात की बची हुई बासी रोटियों को चूल्हे पर सेक रही थी। राशन के खाली पड़े डिब्बे, कनिस्तर में गरीबी का अभाव साफ दिख रहा था। न जाने कब ये हमारी गरीबी दूर होगी। वहीं महंगी कोठी वाली अमीर पड़ोसन रमोला का परिवार महंगे समोसे चाय से नाश्ता कर रहा था। वाह दादी, आज के समोसे ओहो दादी आज के समोसे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं है और खाने में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ये सुनकर रमोला गुस्से में नौकरानी शीला को बुलाती है। शीला की बच्ची कहाँ मर गई, यहाँ आ जल्दी। जी मालकिन, आपने बुलाया? वो मैं समोसे तल रही थी। खाक अच्छे समोसे तले हैं तूने, अंदर से समोसे का पूरा मैदा कच्चा है और आलू के मसाले में भी दम नहीं है, पूरे फीके से। और तूने समोसे के अंदर ड्राई फ्रूट भी नहीं डाला है, बस भर भर कर धनिया पत्ता आलू ठूस दिया है। एकदम बेकार बनाया है तूने। मालकिन, मुझे मालूम नहीं था कि समोसे के अंदर काजू बादाम पनीर वगैरह भी पड़ता है। मेरे घर के यहाँ जो रजो काकी समोसा बेचती है उसमें आलू धनिया मिर्च डला होता है। तभी रमोला की घमंडी बहू अंकिता गरीब शीला को नीचा दिखाती है। अच्छे से जानती हो, तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीब लोग तो बस ठेले पर बिकने वाले सस्ते समोसे ही खा सकते हो। कभी अग्रवाल में बैठकर समोसे खाए होते तो पता चलता कि कितनी वैरायटी के समोसे होते हैं, पर तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है। और कुछ गरीब तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक कभी समोसे का स्वाद चखा भी नहीं है। ऐसी टिप्पणी करते हुए वो गरीब को ताना मारती है। दूसरी तरफ सुभाष बेमन से नमक तेल से छुआ छुआ कर बासी रोटी निकल रहा था। अरे रसोई में अचार नहीं पड़ा क्या, जो नमक से रोटी खा रहा है? पिताजी, इतने दिनों से सब लोग अचार से ही तो रोटी खा रहे थे, इसलिए अचार खत्म हो गया है। अरे जार में एक फाड़ी भी अचार नहीं पड़ा क्या? अजी, इस साल मैंने अचार डाला ही कहाँ, इतने पैसे ही नहीं जुड़े कि कच्चा आम लाकर अचार लगा देती। साग सब्जी नहीं भी होती तो अचार से गुजारा चल जाता है। अब तो बरसातें भी लग गई हैं, जाड़े के मौसम में कहीं अचार डलेगा तो पता नहीं हमारे घर से ये दुख गरीबी कब जाएगी और कब चैन की रोटी नसीब होगी। घर के खराब आर्थिक हालात को देखकर बूढ़ी उर्मिला रो पड़ती है। जहाँ अमीर बंगले में रहने वाले बारिश के मौसम में अच्छी तरह से खा पी कर एंजॉय करते हैं, वहीं मजदूर वर्ग गरीब परिवार का पेट भरने के लिए दुर्लभ हो जाते हैं। सुभाष भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा। वो एक ऐसे हलवाई की दुकान में काम करता है जिसका स्वभाव बहुत ही खराब है। सूखी रोटी खाकर सुभाष दुकान की ओर चल पड़ता है। मौसम कितना काला हो रहा है, बिजली भी कितनी चमक रही है, कहीं बरसात में ना गिर जाऊं, जल्दी से दुकान तक पहुंचाऊं बस। तभी मूसलाधार बारिश होने लगती है। वो भीगते हुए दुकान में आता है और छींके मारने लगता है, जहाँ सेठ गुस्से में खड़ा था। सत्यानाश हो तेरा, नाश पीटा कहीं के, एक तो इतनी लेट से आया है, ऊपर से छींक मार दी, आज की पूरी बिक्री खराब कर दी। अरे कहाँ मर गया था अभी तक, फटाफट से चूल्हा जलाकर हलवाई कढ़ाई चढ़ा और जल्दी जल्दी समोसे छान। बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में ग्राहक सबसे ज्यादा समोसे खाना पसंद करते हैं। मुझे अपनी बिक्री खराब नहीं करनी, समझा? चिंता मत करो सेठ, मैं टाइम से समोसे बना दूंगा। अरे बाकी दोनों हलवाइयों ने परात में मैदा मलकर लगा दिया है, तू फटाफट समोसे गाड़ के छान ले और लेट मत आइयो, आराम खोर गई का। हे भगवान, मेरी तरह इतना बुरा दिन और किसी गरीब को मत दिखाना, परिवार का पेट भरवाने के लिए किसी अमीर आदमी की गाली खानी पड़े। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। 8 पनीर वाले समोसे कर दो और मिर्च मसाला जरा तेज रखवाना है। मेरे यहाँ के समोसे ऐसे ही थोड़े मशहूर हैं, सबसे चटपटे समोसे आपको मेरी दुकान पर ही मिलेंगे। बाकी हलवाइयों की तरह मेरे यहाँ बासी सौदा नहीं मिलेगा, एकदम गर्मा गर्म ताजे समोसे चलते हैं और दिन भर में ट्रे बिक जाता है। मम्मी, समोसे तो सचमुच में काफी ज्यादा टेस्टी और यमी है, मैं तो घर जाकर और खाऊंगी। उस छोटी सी बच्ची को इतने चाव से समोसे खाते देखकर सुभाष को अपनी बेटी की बात याद आती है। मम्मी फटाफट से प्लेट में खाना डालकर दे दो, भूख भूख लगी है। बेटी, खाने के टाइम ऐसे जल्दबाजी नहीं मचाते, पहले दादा दादी को देने दो फिर तुम्हें परोसती हो। बहू, हमारी थाली बाद में लगा देना, पहले मेरी पोती को परोस दे। पूनम उसे प्लेट में खिचड़ी डालकर खाने को देती है। ये क्या है माँ, आपने तो बोला था आज समोसे बनाकर खिलाओगी, मुझको नहीं खाना ये गरीबों वाला खाना। गुस्से में अनु मुंह फुलाकर बैठ जाती। बहू, उसका इतना मन था तो बना देती। माँ जी, कहाँ से बना देती, ना तो डिब्बे में आटा मैदा था और रसोई में एक भी आलू नहीं था कि उबाल कर बना देती। इतने दिनों से तरकारी भी कहाँ घर में आ रही है। बस जल्दी से बारिश का मौसम खत्म हो, इनका दिहाड़ी भत्ते का काम दोबारा से चालू हो जाएगा तो ढंग से 2 टाइम की रोटी खाएंगे। सुभाष अपनी बेटी को मनाने चाहता है। मेरी रानी बेटिया दुखी क्यों है? मुझे वो बेकार खिचड़ी नहीं खानी, इससे ज्यादा तो मैं अपने अमीर पड़ोसियों के घर में पैदा हुई होती तो मैं भी शालू की तरह नाश्ते में चटपटे समोसे खा पाती। आप तो समोसे की दुकान पर काम करते हो, फिर भी हमारे लिए समोसा घर पर नहीं लेकर आते। अपनी मासूम सी बेटी को समोसा खाने के लिए तरसता देखकर सुभाष उसे दिलासा देता है। मेरी बिटिया को चटपटे समोसे खाने, कल मैं तेरे लिए दुकान पर से समोसे लेकर आऊंगा, चल अब खाना खा ले।
पक्का बाबा, आप लेकर आओगे ना? ओ नमक हराम काम चोर, समोसे बनाना छोड़कर कहाँ खोया हुआ है? दिहाड़ी काट लूंगा तो फिर किचकिच किचकिच मत करियो। सेठ जी, एक तो तुम बड़ी मुश्किल से 40-45 की दिहाड़ी देते हो, उसमें से भी काट लोगे तो गरीब परिवार कैसे जिएगा और खाएगा? अरे तुझे काम छोड़कर जाना तो जा, तेरे जैसे भतेरे काम के भूखे बैठे हैं। बेचारे सुभाष का पूरा दिन समोसे बनाने में लग जाता है। शाम के वक्त, सेठ ये 2-3 समोसे बाकी बचे हैं, क्या मैं ये समोसे घर ले जाऊं? मेरे बाल बच्चे खा लेंगे। अरे क्यों रे, मैं क्या तुझे धन्ना सेठ दिखाई दे रहा हूँ है, जो फ्री फंड में तेरे बाल बच्चों के खाने के लिए समोसे दे दूं? ये महंगे समोसे तेरे गरीब परिवार की खरीद करके खाने की औकात नहीं है। ये आज की दिहाड़ी पकड़ और दबा हो जाए यहाँ से। सुभाष दुखी होकर घर की ओर चल पड़ता है। फिर आधा किलो आटा दाल लेकर वो घर आता है, जहाँ पड़ोसन रमोला का परिवार डाइनिंग टेबल पर डिनर खा रहा था। मालकिन, ये दाल मखनी पुलाव रोटी सब लगा दिया है, खा लीजिए। अरे समोसे कौन सर्व करेगा? बारिश में बिना समोसे चटनी के नाश्ता डिनर का मजा किरकिरा लगता है, जाकर बना। रमोला, बारिश वाला मौसम हो रहा है, उस बेचारी को घर जाने दो, अपने परिवार के लिए भी तो खाना पीना बनाएगी वो। पापा जी, 2 कौड़ी के गरीब लोग कौन सी हमारी तरह इतने आइटम का डिनर नाश्ता बनाते हैं? हर मौसम में दाल रोटी खाते हैं, नमक रोटी खाते हैं। सही कहा, जरा एक नजर हमारे गरीब पड़ोसियों को तो देख, कैसे समोसे का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ रहा है। खाया तो है नहीं कभी। तो क्या हुआ, जैसे भी हो नमक रोटी खाकर अपने घर में रह रहे हैं, तुमसे मांगने थोड़ी आ रहे हैं। मम्मी जी, जब भी हम इस गरीब पूनम के ससुराल वालों को कुछ बोलते हैं तो पापा जी को ऐसी मिर्ची लगती है जैसे कि उनके सगे लगते हो। तभी शीला गर्मा गर्म चटपटे समोसे उन्हें बनाकर देती है, जिससे अनु और चिंटू ललचाते हुए भूखी नजरों से देख रहे थे। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। काश कि हमारे घर में भी कभी चटपटे समोसे बनते तो हम भी खा पाते। दोनों बच्चों को समोसा खाने के लिए ललचते देखकर गरीब ससुराल वालों का मन छोटा हो जाता है। खराब हालातों के चलते सुभाष खुद को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अनु, पिताजी आप मत रो, आज के बाद कभी भी आपसे समोसे खाने की जिद नहीं करेंगे। लेकिन सुभाष का मन नहीं मानता और वो अगले दिन घर लौटते वक्त 4 समोसे चुरा कर लाने लगता है। लेकिन सेठ उसे देख लेता है और काम से निकाल देता है। अगले दिन से वो मंडी में आलू प्याज की बोरी उतारने का काम करता है और वहाँ रखे थोड़े खराब आलू धनिया वो चुन कर ले आता है। जो दिहाड़ी मिलती है उससे मैदा और थोड़ा सामान ले आता है और घर आकर वो कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर उसे बनाना बैठ जाता है। उस रोज पहली बार गरीब ससुराल वालों ने पेट भरकर समोसे खाए। माँ, पहला समोसा तो मैं ही खाऊंगी। पूनम सभी को बारिश में गर्मा गर्म समोसे देती जाती है। सबको वो बड़े पसंद आते हैं। सुनिए, क्यों ना हम घर से ही समोसे बेचने का काम शुरू करें? आप थोड़े पैसे उधार ले आइए, मैं जानती हूँ ये काम अच्छा चलेगा और हम लाला की दुकान से थोड़ा सस्ता भी देंगे। विचार अच्छा है। अब वो ऐसा ही करते हैं और उनका काम खूब अच्छे से चलने लगता है। अब उनकी गरीबी के दिन खत्म हो जाते हैं। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहाँ आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी 2 भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक
नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारी कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी, भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी, भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है, बहुत भूख लगी है। ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर, इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े, और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया, इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई।
और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता कहाँ है? उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है।